हेलो दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री में कुछ यूनिक देखने जा रहे हैं। यूनिक क्या होता है? तो कॉपी किताब से हटके 3D के साथ प्रॉपर तरीके से अगर आप देख पाओगे केमिस्ट्री तो बड़ा ही यूनिक है ना। कई सारी छोटी छोटी बातें जिसको हम लोग समझते हैं कि भाई यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आते भी हैं। अब देखो एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि IIT ने क्वेश्चन पूछा, कई बार JEE मेंस में भी आया, IIT में भी आया कि P4 में बॉन्ड एंगल कितना होता है, P4 में फास्फोरस के हाइड्रोजन कितने होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तो कई बार क्वेश्चन नहीं बनते। तो हम लोग शुरू करते हैं एलोट्रॉप्स इन फास्फोरस। ओके, लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फास्फोरस के एलोट्रॉप्स की जब बात करेंगे तो भाई एलोट्रॉप्स में ऐसा क्या है, एलोट्रॉप्स कहते किसको हैं? तो कभी भी कोई भी एलिमेंट अगर एक से अधिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाया जाता है तो उसको हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। ये तो बड़ा आसान है, ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ऑक्सीजन गैस और ओजोन। कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट है, कार्बन है, कोल फॉर्म है, इसके बाद डायमंड है आपके पास, और तो और एक बकी बॉल भी है जिसे बकमिस्टर फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, ये कॉमन है। लेकिन फास्फोरस के एलोट्रॉप्स थोड़ा और स्पेशल हो जाता है IIT JEE के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छुप जाते हैं, अच्छे बनते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं होती हैं। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलोट्रॉप्स इन फास्फोरस। तो फास्फोरस के कुल मिलाकर के 4 एलोट्रॉप्स होते हैं: व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड वायोलेट फास्फोरस। ओके, तो अब जैसे देखते व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस एंड वायोलेट फास्फोरस। भाई ये 4 अलग अलग और चारों के रंग भी अलग अलग। कार्बन ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट डायमंड के बारे में तो कहा जाता है राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। अब ये लो, अब यहाँ कैसे बताओगे? अब तो कोई गाना भी फिट नहीं होगा। लेट अस सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो P4 है ये क्या है। तो P4 के बारे में क्या पढ़ने की आवश्यकता है, क्या जानने की आवश्यकता है? तो कई सारी बातें यहाँ जानने की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात हम लोग ध्यान रखें कि P4 के बारे में जब हम लोग जिक्र करें तो इस बात को समझना है कि P4 टेट्राहेड्रल है। और टेट्राहेड्रल का मतलब यह होता है कि इसमें 4 फेस हैं और हर एक फास्फोरस के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो तो 60 डिग्री है। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं कि 4 फास्फोरस में यहां 4 रिंग है, 4 रिंग। कितने मेंबर के? तो 3 मेंबर के। तो यहां क्या स्पेशल है? तो यहां स्पेशल ये है कि ये जो 3 मेंबर के रिंग हैं यही तो स्ट्रेन है, यही तो अनस्टेबल है, यही तो अनस्टेबल है। 3 मेंबर के रिंग है और 3 मेंबर का रिंग जब भी होता है तो खास करके ये जो 3 मेंबर के रिंग ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेन है और इसमें तनाव बहुत ज़्यादा है। क्यों तनाव बहुत ज़्यादा है? तो कारण ये है कि फास्फोरस, दूसरा फास्फोरस और तीसरा फास्फोरस को जब आप जोड़ेंगे तो इनके बीच के जो एंगल है ये तो बेसिकली इसमें फैलाव हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। एंगल कभी कोई भी आइडियल एंगल 60 डिग्री पे रहता नहीं है। तो ये बेसिकली फैलना चाहेगा, बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा और जो एनर्जी इसको, इसी के कारण इसकी एनर्जी क्या हो गई? तो बढ़ गई। बॉन्ड से जो एनर्जी स्टेबलाइजेशन होती है यहाँ तनाव के चलते डीस्टेबलाइज हो रही है कि जरा से इसको पोक किया गया, खट से टूट गया। और अगेन दूसरी बात कि कोई एक रिंग नहीं है, 4 फास्फोरस एटम पे 4 रिंग है। तो सोच लो कि तनाव कितना ज्यादा है।
तो तनाव इतना ज़्यादा है कि इसे पहली बात कि खुले में तो रखा ही नहीं जाता, इसको तो पानी में रखा जाता है। तो ये अगर खुले में ओपन में रहेगा ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, ये तो आग लग जाएगी। स्पॉन्टेनियसली इसका प्रयोग बम्स में किया जाता है, इनकैंडेसेंट बम्स में किया जाता है। अभी इजराइल में किया गया था कि रात के समय में रोशनी करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात, ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि जब हम बात कर रहे थे फास्फोरस की। दूसरे नंबर पे आप इसमें देखें तो इसमें ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर के बारे में भी चर्चाएं चलती हैं। इस लोन पेयर के बारे में क्या कि भाई यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, इस फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या होगा। तो जिन बच्चों ने एस्टेरिक नंबर से पढ़ा है कि जहां जहां 4 एस्टेरिक नंबर हो, 3 सिग्मा हो, 1 पाई बॉन्ड हो, तो वहां पे हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। यू आर राइट, आप तो सही हो। लेकिन दूसरी बात कि sp3 में एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहां कितना एंगल है, तो 60 डिग्री। तो 109 डिग्री की तुलना में 60 डिग्री, इसी को तो तनाव कहते हैं। और आपको तो मैं सीधा सीधा बता दूं, सारे बच्चों को जो स्कूल में मुर्गा बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, तनाव ही तो बढ़ाने के लिए, आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जिन्होंने मुर्गा नहीं बना वो ऊंट बने होंगे। तो यहां मतलब समझना, ऊंट बनना क्या है, स्ट्रेन है, आपकी एनर्जी को बढ़ाना है, आपको पेन फील कराना है। तो यहां ये पेन में है। क्यों पेन में, तो 4 यहां जो देख रहे हो ये सारे रिंग कैसे हैं, तो सब 4 साइकिल है और सभी जो है सो सारे बॉन्ड्स स्ट्रेन में है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव। हाँ, अब इसके बॉन्ड्स को तोड़ दे तो थोड़ी रिएक्टिविटी घट जाए, रिंग की संख्या घटा दो तो रिएक्टिविटी घट जाए। तो फास्फोरस के, व्हाइट फास्फोरस के और क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इसका अगला प्रॉपर्टीज जो है, तो ये तो आप समझ में आ गया कि टेट्राहेड्रल है, बोथ पानी में, गैस पानी में तो रहेगा नहीं, गैसियस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में रहता है, पानी में स्टोर करके रखा जाता है ना। और रिएक्टिव ड्यू टू बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, स्टोर्ड इन वाटर। और इसके बाद अगले नंबर पे देखते हैं, एबव 800 डिग्री सेल्सियस इट डिसोसिएट्स टू P2। यह एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार CBSE में ये क्वेश्चन आया, नाइट्रोजन फॉर्म N2 फास्फोरस डज नॉट फॉर्म P2, वाई। तो बात सीधी सी है, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, फास्फोरस की भी 3, लेकिन फास्फोरस P2 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता है, तो बेटा 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल से बनने वाले पाई बॉन्ड कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। और नाइट्रोजन का जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, तो 2p ओवरलैप से बन रहा है। तो 2p ओवरलैप इज अलाउड, 3p ओवरलैप इज नॉट अलाउड एट नॉर्मल टेम्परेचर। वो स्ट्रेन है बहुत ही ज़्यादा, वो अभी टूट जाएगा, बॉन्ड में एनर्जी निकलेगी नहीं, उससे ज़्यादा उसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो यहाँ ध्यान रखना, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे ये मिल सकता है। और स्लो ऑक्सीडेशन इन डार्क इट ग्लोज, तो ऑब्वियस है, आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रेन है, एयर के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा तो जलेगा, जलेगा तो क्या बनाएगा, फास्फोरस के ऑक्साइड्स बनाएंगे। ओके, थर्मोडायनामिकली दिस इज लीस्ट स्टेबल एलोट्रॉप। ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एरिया है कि लीस्ट स्टेबल, और इसके बारे में काफी कुछ बता चुका। वाई लीस्ट स्टेबल, जहां 4 स्ट्रेन है, मतलब अब दूसरे तरीके से देखो, एक फास्फोरस पे कितना रिंग, एक, ऑन एंड एवरेज एक फास्फोरस पे 3 मेंबर का रिंग, 4 मिलके बना रहे हैं, लेकिन 4 मिलके 4 बना रहे हैं रिंग, 4 साइकिल बना रहे हैं। तो यहाँ इतना ज़्यादा स्ट्रेन है कि ये बहुत ही ज़्यादा थर्मोडायनामिकली सबसे अधिक अनस्टेबल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, अगला कंसेप्ट है जो हमारे पास व्हाइट फास्फोरस के बाद रेड फास्फोरस।
रेड फास्फोरस इज समवट मोर स्टेबल देन दिस, इससे ज्यादा स्टेबल है। वो इसका पॉलीमेरिक फॉर्म है, लीनियर पॉलीमर, देखते हैं उसके बारे में। अब जैसे आपके सामने है, ये देखिए रेड फास्फोरस। अब इसमें क्या है, इसमें कौन सा बड़ा कंसेप्ट है? तो इसमें कंसेप्ट ये है कि जो अभी आपके पास रिंग था, उस रिंग को तोड़ तोड़ करके आपने दो साइड से चार एटम पे जो 4 रिंग थे, उनके 2 रिंग को तोड़ करके आपने किनारे से जोड़ दिया। समझने का प्रयास कीजिए कि ये हमारे पास, जैसे मान लिया जाए कि मैंने कहा कि ये हमारे पास नॉर्मल P4 था, और अब क्या है कि इस P4 में जो 4 रिंग थे, तो अब 2 ही रिंग बच गए और 2 रिंग खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो पड़ोसियों के साथ उनकी दोस्ती यारी हो गई। बैलेंस ही तो पूरा करना है, और ये वैलेंसी दिस विल कंटिन्यू एज लीनियर चेन। ये चेन है, तो उस चेन में ये फास्फोरस इस तरीके से अरेंज हो गए। अब आप कैसे, अब समझ में आना चाहिए, आपको बिल्कुल दिखना चाहिए कि व्हाई दिस इज लेस स्ट्रेंड। भाई सीधी सी बात है, 4 एटम पे 4 रिंग ना होके 4 स्ट्रेन का यूनिट नहीं होकर के 2 ही यूनिट बचा, 2 ही 3-3 मेंबर के रिंग बचे हैं। तो ये क्यों उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा? दिस इज व्हाट दिस, दैट्स व्हाई इट इज लेस थर्मोडायनामिकली स्टेबल, इट इज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन P4। और ये इतना स्टेबल है कि कम से कम वातावरण में टिकता है, और टिकता है, इसका प्रयोग भी करते हैं। माचिस में जो आप प्रयोग करते हैं, फास्फोरस इसी का प्रयोग करते हैं। अगर व्हाइट से कर लो तो माचिस तो बाद में आग लगेगी, पहले ही आग लग जाएगी। तो यहां पे ध्यान रखना, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ फास्फोरस atoms which are covalently bonded forming a giant molecule. Due to this high polymerized structure, red phosphorus is less reactive and less volatile. Volatile कौन ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर मास कम है। अगर इसको मॉलिक्यूल के रूप में देखा जाए तो एक पॉलीमेरिक बन गया, तो पॉलीमर्स के तो क्या होते हैं, मास ज्यादा होते हैं, वोलेटिलिटी नहीं होगी इसकी ज्यादा। P4 छोटा यूनिट है, लेकिन रेड फास्फोरस एक छोटा यूनिट नहीं है, वो एक लेंथ है, वेरिएबल डिस्टेंस, वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास का पॉलीमर्स की विशेषता होती है, वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास। तो ये वोलेटाइल नहीं होगा, और इसका लेस रिएक्टिव इट इज। हाँ, बनाते कैसे? दिस इज द पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को कैसे चेंज करते हैं। तो ये दिस इज नथिंग न्यू, इसमें कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसमें सीधा सीधा कि ये जो फेज ट्रांजिशन है, नॉट फेज ट्रांजिशन, ये जो एलोट्रॉपिक ट्रांजिशन है, एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर पर शिफ्ट करेंगे तो इंटरचेंज होते रहता है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि ये कब बनता है? मेड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस टू अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस पर सेवरल आवर्स इन इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर क्यों? ऑक्सीजन रहेगा तो फिर चल जाएगा। तो यहां इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, 250 डिग्री पे व्हाइट फास्फोरस को जब आप हीट करेंगे तो आपको रेड फास्फोरस बनता है, जो इस तरह से पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर रखता है। और यहां पर क्या कंसेप्ट आया कि हर 4 एटम में नाउ दे हैव 2 स्ट्रेंड रिंग्स। व्हाइट फास्फोरस में क्या था कि हर 4 एटम पे 4 रिंग थे, अब कितने रिंग हैं? 2 रिंग हैं। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा हो गई? इसकी अभी भी एक कम स्टेबल है। क्यों? रिंग तो है। ओके, अब हम लोग यहां से भी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने देखा रेड फास्फोरस को। तो रेड फास्फोरस के बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो अपने पास है ब्लैक फास्फोरस का। तो ये जो ब्लैक फास्फोरस है, तो ब्लैक फास्फोरस का 2 फॉर्म है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो ब्लैक फास्फोरस भी पॉलीमेरिक फॉर्म है। यहां पर इसमें और ब्लैक फास्फोरस में क्या अंतर है? इसमें और ब्लैक फास्फोरस में अंतर यह है कि यहां पर बेसिकली एक लीनियर चेन है, और ब्लैक फास्फोरस बेसिकली एक सीट टाइप स्ट्रक्चर है।
जैसे आपने देखा होगा पानी की नालीदार चादरें आती हैं, उस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है सीट, लेकिन एकदम प्लेन सीट नहीं है, थोड़ा टूड़ा मुड़ा। तो यहां पे ध्यान देते हैं, ब्लैक फास्फोरस के बारे में देखते हैं। अब ये देख रहे हैं कि हम लोग के पास ब्लैक फास्फोरस है, तो ये हमारे पास ब्लैक फास्फोरस है। और ये भी ब्लैक फास्फोरस को मैंने आपके लिए बड़ा सिंप्लीफाई करके रखा है सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये देखो, यहां पे जब आप देखोगे तो पहली बात जो मैं आपको सच्चाई बता दूं कि ये जो ब्लैक फास्फोरस आप देख रहे हो, ये इसका क्या है, तो ये इसका एक लेयर है, दिस इज जस्ट वन लेयर। और जैसे ग्रेफाइट होता है तो ग्रेफाइट में कई लेयर होते हैं, 1 2 3 4, और उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, तो वांडर वाल फोर्स। तो ब्लैक फास्फोरस में भी ये एक्सटेंसिव, एक सीट है, एक दूसरा सीट है, एक तीसरा सीट है, एक चौथा सीट है, और उनके बीच में कौन से बॉन्ड है, तो वांडर वाल फोर्स। और बड़े एटम है, कार्बन की तुलना में फास्फोरस बहुत बड़ा है, तो वांडर वाल भी बड़ा होगा, तो ये फोर्स ज्यादा है। तो ये ब्लैक फास्फोरस है। इनफाइनाइट चेन जहां जहां हो जाता है उसका कलर ब्लैक, ग्रेफाइट का कलर ब्लैक। यहां कोई भी पॉलीमेरिक जितना लंबा चौड़ा होगा तो उसके अंदर में लाइट के ऑब्जर्व होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, उतने ज्यादा तरह के ट्रांजिशन संभव है। ओके, तो खैर वो सारी बातें अपने डोमेन से बाहर। तो फिलहाल हम लोग ध्यान रखें कि ब्लैक फास्फोरस क्या है। तो ब्लैक फास्फोरस जो है ये बेसिकली आप एक लेयर देख रहे हो, लेकिन ये लीनियर नहीं है, इट इज नॉट ए सीट, प्लेन सीट। ये बेसिकली एक जिगजैग टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, इसको आप समझो। तो ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको और भी तरीके से मैं आपको दिखाऊँ। अच्छा, इसमें कई सारी बातें आपको समझ में आएंगी कि ये जो ब्लैक फास्फोरस है तो ये इतना बड़ा है कि इसमें तो कुछ आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, एक बात देखोगे, थोड़ा सा गौर से देखोगे तो हर जगह एक बात दिखेगी कि साइकिल रिंग कितने बड़े फास्फोरस का है, तो 1 2 3 4 5 6, इसको ध्यान रखना। रेड फास्फोरस में 3 मेंबर का रिंग था, व्हाइट में भी 3 मेंबर का रिंग था, और ब्लैक फास्फोरस में 6 मेंबर रिंग है। तो स्टेबिलिटी किसकी? साइक्लोहेक्सेन के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी जानते हो तो आपने पढ़ा होगा, चेयर फॉर्म, बोट फॉर्म। तो भाई ये भी 6 मेंबर रिंग में है फास्फोरस भी। और आपको सरप्राइजिंगली ये इसका भी जो कंफर्मेशन है वो कैसा है, वो चेयर फॉर्म में है। हम अभी इसको दूसरे फिगर से दिखाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि ये जो है दिस इज योर चेयर कन्फर्मेशन, ये फास्फोरस का चेयर फॉर्म। ये देखो कि 6 मेंबर फास्फोरस चेयर फॉर्म में रहता है। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये जो 6 मेंबर फास्फोरस है, पहली बात ये मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूं, ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा मॉडल, ऐसा मॉडल है नहीं, लेकिन इसको मैंने जनरेट किया इस मॉडल को सो दैट कि आपको दिख जाए कि भाई ब्लैक फास्फोरस क्या होता है। तो ये एक छोटा सा मॉडल मैंने खास करके बनाया आपके लिए, ये ध्यान रखिए। तो इस केस में क्या है, तो इस केस में जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि पहली बात, ये जो फास्फोरस का जो 6 मेंबर रिंग है, तो ये ऐसा कोई प्लानर नहीं है, रादर ये कैसा एक्वायर कर लिया, तो ये बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन एक्वायर कर लिया है। और हर जगह से क्या है कि यहां से कनेक्टिंग चेन बने हुए हैं, हर जगह पे 3 मेंबर। देखो हर जगह वैलेंसी कितनी है फास्फोरस की, तो हर जगह पे 3 ही वैलेंसी है, फास्फोरस 3 ही। तो यहां पे ध्यान रखना कि ये बेसिकली चेन बना हुआ है। अब दूसरी बात, ये जो चेन देख रहे हो तो ये बेसिकली आप इसको और देखोगे तो आपको इस चेन का स्ट्रक्चर कुछ दिखेगा, बढ़िया से दिखेगा कि ये ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो ये जो चेन एक सीट लेयर बाई लेयर बना हुआ है,
तो ये लेयर है, इनफाइनाइट लेयर्स है, ब्लैक फॉस्फोरस पॉलीमेरिक हो गया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि पॉलीमेरिक फॉर्म में कलर क्या हो जाएंगे, ब्लैक होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, क्योंकि लाइट सभी तरह के एब्जॉर्ब हो जाएंगे। और यही उसी का पॉलीमेरिक फॉर्म, एक लेयर मैंने आपको दिखाया कि बेटा ये एक लेयर देखो, ये ऐसा है फास्फोरस का। ओके, तो नेक्स्ट एक बात और जो बचती है कि यहां दो फॉर्म में पाए जाते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो बेसिकली अल्फा एंड बीटा दो फॉर्म है, तो दो तरह के है, तो वही इसका आर्गुमेंट है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल बात जो जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। जो आप पढ़ रहे हो तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। क्यों? तो सीधी सी बात है, अभी मैंने आपको बता दिया, रिंग ही नहीं है, स्ट्रेन ही नहीं है, 6 मेंबर का रिंग है, चेयर कन्फर्मेशन में है, वांडरवाल फोर्सेज है बहुत ज्यादा, तो स्टेबिलिटी तो होगी। बात समझ गई? तो दैट इज द स्पेशलिटी। तो ब्लैक फास्फोरस के बारे में और हम लोग देखें कि यहाँ पे कि जो ब्लैक फास्फोरस है, बीटा ब्लैक फास्फोरस लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ईच फास्फोरस एटम इज बॉन्डेड विथ 3 अदर एटम्स, ये तो दिख ही रहा है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट लेयर 388 पिकोमीटर, करीब 400 पिकोमीटर के आसपास। तो यहां से इट इज सेमीकंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये एक विशेषता है जिस पे काफी डिस्कशन किया जा सकता है, हालांकि अपने डोमेन से बाहर है इस पॉइंट पे, लेकिन अगर डिस्कशन का पॉइंट बन सकता है कि व्हाई ब्लैक फास्फोरस बिहेव एज सेमीकंडक्टर। अगेन, तो अगला पॉइंट इसमें यह है कि भाई इसको बनाते कैसे हैं। तो ये एक फैक्चुअल एरिया है, जो इंफॉर्मेशन है वो आपको याद रखना होगा। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस एट 473 केल्विन। 473 केल्विन का मतलब 200 डिग्री सेल्सियस, एंड एट वेरी हाई प्रेशर 12,000 एटीएम। तो बहुत ज्यादा प्रेशर पे 200 डिग्री सेल्सियस पे व्हाइट फास्फोरस को जब कंप्रेस किया जाएगा तो ब्लैक फास्फोरिक फॉर्म में चेंज हो सकता है। मैं कहने का मतलब क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल्स, आप सारे मॉलिक्यूल्स को इतना चिपका रहे हो, एक तो उसकी एनर्जी ऐसी ज्यादा है और आप उसके बीच के डिस्टेंस को बहुत ही कम कर रहे हो, तो उस दबाव के कारण वो अपने पुराने फॉर्म को तोड़ करके, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ करके नए बॉन्ड्स एक्वायर करेंगे और क्या बनाएंगे, लेयर्ड स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाएंगे। दैट इज ब्लैक फास्फोरस। ओके, बीटा ब्लैक। नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग यहां देखते हैं, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, इसी का दूसरा फॉर्म। इसमें क्या है, ऑब्टेन्ड बाय, इट इज हैज ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल। बेसिकली दोनों के आर्गुमेंट में क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अंतर है। और ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग रेड फास्फोरस इन फ्यूज लीड और बिस्मथ। फ्यूज लीड और बिस्मथ में जब आप 800 केल्विन के आसपास उसको फ्यूज कराते हो, फ्यूज मीन्स ड्राई हीटिंग, शीशे की नली में बंद करके रेड लीड को और इसको दोनों को कराते हो, तो उस केस में सेल ट्यूब में फॉर ए लॉन्ग टाइम और उसको सडनली कूल करते हो, तब मिलता है ये हमारे पास अल्फा एलोट्रोपिक फॉर्म। ओके, इट इज वेरी स्टेबल, केमिकली इनर्ट एंड कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर अनलेस हीटेड वेरी स्ट्रांगली। तो केमिकल इनर्ट तो आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड्स तो यहाँ पर स्ट्रेन तो है नहीं, तनाव है नहीं। ओके, तो दिस इज अबाउट अल्फा ब्लैक फास्फोरस। तो अब जो अपने पास लास्ट बच गया उसका नाम है वायोलेट फास्फोरस। इसकी डिस्कवरी काफी लेट हुई, वायोलेट फास्फोरस के हिटॉर्फ के द्वारा। तो लेकिन अब उसके बारे में भी देखते हैं। इट ऑल्सो हैज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। इसमें क्या स्पेशलिटी है, तो इसको हम लोग अब देखें कि वायोलेट फास्फोरस बेसिकली ये भी मोनोक्लिनिक फॉर्म है। यहाँ क्या है, यहाँ पर आप थोड़ा गंभीरता से देखोगे तो तुमको एक यूनिक पिक्चर दीजिए। ये किताबों में नहीं मेंशन है। मजे की बात ये है, इसीलिए कहते हैं कि देखो बेटा, आईआईटी के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है। आईआईटी की समस्या पता है आपको, अपनी समस्या पता, आईआईटी की समस्या नहीं पता। आईआईटी की समस्या ये है
कि उसको आपको क्वेश्चन अपने सिलेबस से ही खोज के देने हैं, और ये आपके क्वेश्चन आपके सिलेबस का ही पार्ट है। फास्फोरस, सिंपल एलोट्रॉप्स की चर्चा चल रही है, और अगर इसी में क्वेश्चन बनता है कि व्हाइट फास्फोरस हैज 1 यूनिट ऑफ व्हाइट फास्फोरस हैज 4 3 मेंबर रिंग, 2 3 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है लाखों को बाहर करने के लिए। और आईआईटी में तो आप जानते हो सिलेक्शन सिर्फ एक और एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, एक क्वेश्चन तो इधर तो पास, इधर के तो फेल, और बाकी जितने भी फेल है उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो तो बॉर्डर लाइन, अधिकांश बच्चे तो बॉर्डर लाइन पे होते हैं, 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ता है जनरल एवरेज बच्चों में। और जो बहुत स्पेशल है तो भाई उनके लिए आवश्यकता है कि उनको पढ़ने की नहीं आवश्यकता है, उनको तो 10th में सब पढ़ के बैठे हुए हैं, सारी किताब घोट के बैठे हुए हैं, तो मैं तो उन्हें पढ़ा ही नहीं रहा हूँ टॉपर्स को, उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको तो बस प्रैक्टिस कराना पड़ता है, ये ध्यान रखना। तो नो वन कैन टीच टॉपर्स, टॉपर्स को प्रैक्टिस कराया जाता है, पढ़ाया नहीं जाता, वो खुद पढ़ के आते हैं। तो यहां पे ध्यान रखना कि अब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए जो फॉर्मेशन चाहते हैं, जिनको एक लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर कंसेप्ट बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, एग्जामिनेशन में तैयारी करनी है, उनके लिए है ये। और हमारे बूंदी से 10 सालों में जितने भी बच्चे निकले वो इसी लेवल के थे। हमारे यहाँ ऐसे कोई टैलेंटेड बहुत बच्चे नहीं आ गए जो ऑल इंडिया के सबसे बड़े क्रीम हुआ करते थे। लेट अस सी दिस। अब इस केस में जो हम देख रहे हैं कि ये जो फास्फोरस का 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग सब में है, और ये भी आप देखो बेसिकली है क्या 5 मेंबर होते हुए, लेकिन थोड़ा केज टाइप है 5 मेंबर का। तो ये केज टाइप 1 दूसरा तीसरा चौथा, तो इस तरीके से अरेंज है। और कई जगहों पर इसमें एक और सरप्राइजिंग एक बात है कि कई जगहों पर इसमें 4 मेंबर या फास्फोरस 4 बॉन्ड में मिलता है। जैसे यहाँ पे फास्फोरस 4 बॉन्ड में मिलेगा तो ऑब्वियसली दिस वन हैज ए पॉजिटिव चार्ज। तो और ये जाकर के आगे कहाँ जाएगा, तो ये ऐसे ही एक लेयर में चेंज हो जाएगा, ऐसे ऐड हो जाएगा। तो ऐसे लेयर बहुत एक्सटेंसिव नहीं होते, लेकिन हाँ एक लेयर है, उसके बाद एक आध 2 ऊपर निकल गया, फिर एक आध छोटा मोटा झब्बा बन गया, तो ये दैट इज द वायलेट फास्फोरस, थोड़ा स्पेशल फॉर्म। यहाँ पर हम इसको रेगुलर नहीं बोल सकते, जैसे व्हाइट फास्फोरस बोल सकते हैं कि इट इज P4 यूनिट, रेड फास्फोरस बोल सकते हैं कि P4 का बेसिकली एक लीनियर यूनिट है जिसमें हर एक P4 ने 2-2 बॉन्ड तोड़ दिए हैं। ब्लैक फास्फोरस, उसके बारे में बोल सकते हैं कि ब्लैक फास्फोरस में 6 मेंबर का ग्रेफाइट टाइप का स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर स्ट्रक्चर, ग्रेफाइट में पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखना यहाँ पाई बॉन्ड नहीं है, दैट इज द डिफरेंस। तो वो फास्फोरस है। लेकिन वायलेट फास्फोरस तो ये थोड़ा यूनिक स्ट्रक्चर है, 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर के केज टाइप के स्ट्रक्चर से छोटे छोटे केज बने हुए, और वो केज कहीं कहीं पे छोटे छोटे कोई और केज बनाए हुए हैं। ओके, दैट इज अबाउट वायलेट फास्फोरस। हिटॉर्फ ने इसको पहले बनाया, मोनोक्लिनिक फास्फोरस है, वायलेट फास्फोरस प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग व्हाइट फास्फोरस इन मोल्टेन लीड इन अ सेल ट्यूब एट 500 सेल्सियस फॉर 18 आवर्स। ओके, और हीटिंग रेड फास्फोरस इन अ सेल ट्यूब एट 530 डिग्री सेल्सियस। Okay, it does not ignite in air until heated to 300 degree Celsius. It is insoluble in all solvent. तो ये बातें तो समझ में आती हैं। ब्लैक की फास्फोरस की और वायलेट फास्फोरस के ये जो प्रॉपर्टीज है वो समझ में आती है। कहाँ से इग्नाइट करेगा, रिएक्टिविटी रहेगी तब तो, रिएक्टिविटी अगर हो तब तो इग्नाइट करेगा। ओके, और जहाँ तक पॉलीमेरिक फॉर्म है, तो पॉलीमेरिक फॉर्म में जब मॉलिक्यूलर मास इतना ज़्यादा है, सारे बॉन्ड सिग्मा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, तो उस केस में सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी इतनी आसान नहीं है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और आपको ये कैसा लगा एक रिस्पांस आप अपने YouTube पे जरूर देंगे, सो दैट हम भी बनाते रहें आपके लिए। लगातार चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा है, ऐसे ऐसे कई सारे वीडियोज पहले भी बने हैं और आगे भी लगातार बनते रहेंगे मॉलिक्यूलर लेवल पे, इनऑर्गेनिक के भी, ऑर्गेनिक के भी, फिजिकल के भी। क्योंकि हमारी अपनी एक विशेषता है, मैं चाह रहा हूँ एक अलग तरीके से कि भाई बच्चों को विजुअलाइजेशन पे फोकस किया जाए, थोड़ा केमिस्ट्री का लेवल अलग लेवल पे जाए, बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट आए, जो बच्चों में डर खत्म हो, जो बच्चे डरते हैं वो डर नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू।